आज की क्लास में हम लोग नीट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर अगर हम बात करें तो सही में जो पूरा जूलॉजी का पोर्शन है उसके लिए बेस का फाउंडेशन का काम करता है। रीजन ये है कि पूरे लिविंग सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से जो जूलॉजी का पोर्शन है वो यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी सिर्फ एक इस टेबल के हेल्प से मैं आपको सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिखाते हुए फिर फटाफट कुछ क्वेश्चंस इस पे कराऊंगी ताकि आपको करने में भी मजा आए, आपको आंसर आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा करने में। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो मैं बताती हूँ आपको। कई बार मैंने एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आप अगर अपने स्कूल में या क्लास में टॉपर हैं, मतलब आपका रैंक 1 है, लेकिन आपकी सिंगिंग अच्छी नहीं है, तो उस रिपोर्ट कार्ड को लेके आप उस सिंगिंग ऑडिशन में जाके ये नहीं बोल सकते कि आई एम द क्लास टॉपर तो मुझे आपको ये अवार्ड देना चाहिए। वो आपको सीधा बोलेंगे कि हमारे यहाँ क्राइटेरिया दूसरा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ठीक उसी तरीके से एक्चुअली हमारे पास जो किंगडम्स हैं उसको जब आपने डिवाइड किया एनिमल किंगडम को, जैसे 5 किंगडम जो आपने शुरू में पहले पढ़ा, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमिलिया, ठीक है। उसमें से ये हम सिर्फ एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। अच्छी बात ये है हमें यहाँ पे टोटल 5 किंगडम्स की स्टडी नहीं करनी, सिर्फ एनिमल किंगडम की पढ़ाई करनी है। तब भी बच्चों को इस चैप्टर से बहुत घबराहट होती है, लेकिन बहुत ही आसान मैं बना दूंगी आपको इस चैप्टर को, ताकि कभी लाइफ में एक भी क्वेश्चन इससे मिस ना हो। देखिए, तो नेम आप इतनी बार सुनेंगे कि वैसे भी आपको याद हो जाएगा। ये सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, यूनिकोडाटा एंड कोडाटा। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे फाइला, फाइलम का प्लूरल फाइला होता है, आपको यहाँ पे जितने भी फाइला नजर आ रहे हैं, तो जब आपको यहाँ पे क्लासिफाई करके अलग अलग नाम देने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका तो एक साफ सीधा सा मतलब है ना कि आपने कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर सिलेक्ट किया होगा इनको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि शुरू में ये इतना एडवांस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम तो था ही नहीं हमारे पास। सबसे पहले जब लिनियस साहब आए तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, इस पूरे लिविंग सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम 2 ही किंगडम में बांटेंगे, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। बहुत सारी चीजें किंगडम एनिमेलिया में चला गया, फिर बहुत सारी चीजें किंगडम प्लांटी में, ठीक है। फिर बाद में उसको धीरे धीरे सेपरेट किया गया, तब जाके ये जो मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको आज के डेट में देखने को मिल रहा है, ये आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको कहते हैं ना 100 बात की एक बात, वही आपका टेबल है। 100 बात की एक बात, क्योंकि मोर देन 100 क्वेश्चंस इस टेबल से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है ये आपने छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ, तुरंत याद आ जाएगा आपको। क्विक जो कहते हैं ना, सुनते के साथ याद आ जाएगा। आपने बचपन से क्या पढ़ के रखा हुआ, आपने बचपन से पढ़ा है कि जब हम लोग सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो टिश्यू फॉर्म होता है ना। उसके बाद टिश्यूज को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, है ना। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को एग्रीगेट करते हैं, हाँ, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। मतलब ये हो गया बोलने का कि आप यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि किसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें ऑर्गन है, किसमें ऑर्गन सिस्टम है। और ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस है उसके पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम अवेलेबल होंगे। अगर कुछ हम बहुत ही बैकवर्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दें तो उनको छोड़ दें, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, अब एक बार चेक करेंगे। देखिए, मैंने क्या बोला, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। मतलब बहुत ही आसान और इजी ये चैप्टर है, बच्चे इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं। ये सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। क्या है ये? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। आपको सिर्फ एक कॉलम देखना है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ एक कॉलम की यहाँ पे बात करूं तो एक ही फाइलम आपके पास है, पॉरीफेरा, जो कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। इस पे कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आप देख लेंगे ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। कैसे?
आपको सीधा सीधा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस नहीं लिखा होगा। पॉरीफेरा की जब बात आएगी तो यूप्लेक्टिला लिख दिया जाएगा उसकी जगह पे, इसका जो एग्जाम्पल है। सिलेंट्रेटा की बारी आएगी तो जेलीफिश लिखा हो सकता है। टिनोफोरा की बारी आएगी तो प्लूरोब्रैकिया लिखा हो सकता है, टिनोप्लाना लिखा हो सकता है। प्लेटिहेलमिंथस आएगा, वहां पे लिवर फ्लूक लिखा हो सकता है। मतलब 4 आपको इसके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, मतलब एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, उसको ऑप्शन बनाया जाएगा और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस ओनली सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको वहां पे पॉलीफेरा की एग्जांपल को टिक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से जो ऐसे जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो एग्जाम्पल को आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको याद कराती चलूंगी साथ के साथ, ताकि आपको एग्जाम में उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ पे क्या सीखा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बेसिस, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके पास यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसकी बॉडी किस लेवल तक जाके एडवांस्ड हो पाई। अब एक और चीज देखेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना, जब अभी मैं ये सीरीज आपको सिखा रही हूँ तो मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं कि जब आप इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपके पास क्या होगा, पहले ऑर्गन सिस्टम आ गया फिर लास्ट में सेलुलर। नहीं, इसको ध्यान से चेक कीजिए, पर देखिए इसको चेक करना स्टार्ट कीजिए, आपको खुद अपना आंसर मिल जाएगा। ये रहा आपके पास सेलुलर। भाई सेल को अभी अभी तो मैंने आपको पढ़ाया, अभी अभी खुद ही तो आपने सीखा। देखिए आपने सीखा कि सेल को ऑर्गेनाइज करेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एडवांस्ड होना शुरू करेगा तो वो तो फ्रॉम सिंपलर टू किधर की तरफ मूव करेगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे इस टेबल में भी फॉलो होता हुआ आपको दिख रहा है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आज के बाद आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि जब पॉरीफेरा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एकमात्र ऐसा फाइलम है जो कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। उसके बाद के जो दो हैं आपके पास, सिलेंट्राटा और टिनोफोरा, इनके पास होगा टिश्यू टिश्यू, मतलब सेल टिश्यू टिश्यू, दो के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटिहेलमिंथस में यहाँ पे टेबल को जब आप चेक करते हैं तो यहाँ आपको लिखा हुआ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक को जब चैप्टर में थोरोली रीड करना स्टार्ट कीजिएगा आपको मात्र वहां पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा ऑप्शन होगा ऑप्शन बताएगा कि उसका आंसर आपको क्या करना है, वो मैं सिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो ऑर्गन, देन आपके पास ऑर्गन। एक बार जो एडवांसमेंट स्टार्ट हो गई वो कभी खत्म नहीं होगा। बोलने का मतलब है अगर आपने सबसे एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम बना दिया तो ऑर्गन सिस्टम के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब एक भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो कि सेलुलर या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका एक ट्रिक आप इस तरीके से अपने ब्रेन में बना सकते हैं। क्या, अगर आप यहाँ पे पॉरीफेरा से लेके कॉर्डाटा तक का देख रहे हैं तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ एस्केलमिंथस तक का ही तो सीखना है, क्योंकि इस फील्ड में अगर हम देखना स्टार्ट करें तो एस्केलमिंथस ने क्या शो करा है, राउंड वॉर्म्स है ये। एस्केलमिंथस कौन है, राउंड वॉर्म्स है, एस्केरिस वगैरह आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर एक बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो बैक तो ये जाएगा नहीं। एस्केलमिंथस तक बस आपको याद करना है, उसके बाद सब में आंख बंद करके आप मार्क कर सकते हैं कि सब के सब क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। अब मुझे ये रिप्लाई करेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारे बच्चों को याद हुआ या नहीं हुआ। याद हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद हो गया। पॉरीफेरा के पास कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर। हेमिकोडाटा के पास ऑर्गन। हाँ ऑर्गन सिस्टम। जैसे ही आगे बढ़ेंगे एस्केलमिंथस से तो सबके पास ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ना हम लोग सिमेट्री सीखना स्टार्ट करते हैं जब सिमेट्री की बारी आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों को ऑकवर्ड लगता है कि हमने मैथ्स में तो सिमेट्री पढ़ी थी, अब यहाँ पे पता नहीं किस सिमेट्री की बात करी जा रही है। देखिए बायोलॉजी के फील्ड में जब हम लोग सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली आप यहाँ पे क्या चेक करना चाहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहते हैं, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, वी हैव टू डिवाइड दिस ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स, क्राइटेरिया ये है। ठीक है, तो
अब मुझे एक बात बताएंगे, मैंने इसको ऊपर से नीचे तक यहाँ तक ऐसे करके डिवाइड करा, ठीक है। तो आप बोलेंगे हाँ इतना तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो इसका लेफ्ट पार्ट है और ये जो इसका राइट पार्ट है, बोथ आर मिरर इमेजेस, मतलब दोनों एक जैसा है और दोनों को सही में हम टू इक्वल हाफ्स में बांट रहे हैं। अब ये नहीं, अब बच्चे बोलते हैं जब लिखते हैं, एनिमल किंगडम चैप्टर में जब भी पढ़ाती हूँ तो एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ उनको, जब बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, तब मैं बच्चों के मार्क्स कट करती हूँ। फिर बच्चे कहते हैं कि मैम आपने हमारा आंसर जो है उसको रॉन्ग क्यों करा। देखिए बात समझिए ध्यान से, आपने अभी भी आंसर क्या किया कि जब हम उसको टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, तब भी क्या होगा, यहाँ पे इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा। दूसरी बात, दूसरा मिस्टेक क्या करा है बच्चों ने, बच्चे ने ये स्टेटमेंट उसमें जोड़ा ही नहीं है, द प्लेन इज ओनली वन, मात्र एक प्लेन ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है। लेकिन हम लोग ये क्या सीख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ हम सिमेट्री इज, वर्टिकली भी मेंशन कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। मतलब आप इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये टू इक्वल क्रॉस सेक्शन अगर आप इसका करना चाहते हैं तब ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका हेड वाला पोर्शन आगे चला जाएगा, विंग्स वाला पीछे चला जाएगा, और किसी का वेट कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा, तो ये टू इक्वल हाफ नहीं है। तो आपको यहाँ पे दो क्राइटेरिया ध्यान रखना है। पहला कि ऑर्गेनिज्म को आपको सिर्फ एक प्लेन ही मिलेगा डिवाइड करने को, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, बायलेटरल सिमेट्री के बारे में। किसके बारे में मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये जो सिमेट्री आपको यहाँ पे दिख रही है एक्चुअली इट्स बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इस पे तो बहुत क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एनिमल किंगडम तो खैर है ही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे, आपको भी पता है, क्योंकि जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, हर एक चैप्टर में आपको इस एनिमल किंगडम का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया ही है, ठीक है। और यहाँ जो आपको ये दोनों नजर आ रहे हैं ना, ये दोनों एक्चुअली क्या है, दोनों रेडियल रेडियल। सिमेट्री। हाँ, ये भी समझाती हूँ मैं आपको, रेडियल सिमेट्री। अब देखिए क्या है इसमें, मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, जब बाइलेटरल सिमेट्री अभी अभी आपने पढ़ा तो मैंने आपको क्या बताया अभी, एक प्लेन है, यू हैव ओनली वन प्लेन टू डिवाइड एनी ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, बट in case of radial symmetry we have more planes to divide any organism into two equal halves। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे planes हैं जिससे कि हम इस organism को two equal half में divide कर सकते हैं, ठीक है। बट एक और क्राइटेरिया वहां पे लगा हुआ है, द प्लेन शुड बी पासिंग फ्रॉम द सेंटर। क्या बोला मैंने, अब मैंने क्या बोला, पहले वाला स्टेटमेंट गौर कीजिए, वी हैव टू डिवाइड दिस ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, क्राइटेरिया तो ये है। लेकिन आपने डेफिनेशन में क्या लिख दिया, द प्लेन इज मोर देन टू। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि प्लेन मोर देन, लेकिन क्या आपने वहां पे लगाया कि इसको सेंटर से पास होना चाहिए, तब तो ऐसे भी हो सकता है, आपका मन करे आप ऐसे डिवाइड करके बैठ जाएंगे, तब तो ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो जिसकी वजह से मैं बच्चों को कहती हूँ कि जब इसको लिखना है तो एक चीज वहां पे जरूर मेंशन करेंगे कि इसको सेंटर से पास होना चाहिए। कहाँ से पास होना चाहिए, इसको सेंटर से पास होने वाला इसको होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री और ये रहा आपके पास रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ, जब पॉरीफेरा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं आपके पास जो असिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म को आप देखिए, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रही हूँ। पॉरीफेरा, अब ये ऑर्गेनिज्म है आपके पास, ठीक है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सी सिमेट्री है इसमें, आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर आप इसमें रेडियल सिमेट्री ढूंढना चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगा इसमें आपको। तो कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं हाँ, है। अगर आप हाँ बाइलेटरल सिमेट्री ढूंढना चाहेंगे वो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप चाह रहे नहीं हम ना देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, नहीं मिलेगा। इस साइड आपको, एक साइड आपको क्या मिल रहा है, ये इस साइड ज्यादा पोर्शन मिल रहा है, इधर कम मिल रहा है, वो भी नहीं होगा।
अगर आप बोलते हैं अच्छा ठीक है एक आध और प्लेन से हम इसको चेक कर लेते हैं, कहीं भी किसी भी प्लेन से आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब हम किसी चीज में ए लगाते हैं, ठीक है, जैसे अबायोटिक बोला हमने, असिमेट्रिकल बोला, दैट मीन्स नॉट, है ना। तो जब कोई सिमेट्री ही नहीं पाई जाएगी तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ये कैसा है, ये असिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अब देखिए एक और चार्ट जो है आपने यहाँ से क्लियर कर लिया, एक और कॉलम। अब पॉरीफेरा की जब बारी आती है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पॉरीफेरा में वेरियस, क्या लिखा है हमने, वेरियस यहाँ पे मार्क करा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अगर कभी किसी भी तरीके से अगर सिंगल प्रेजेंट है पॉलीपेरा कहीं पे, ग्लोबुलर अपीयरेंस अगर शो कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि इसके पास रेडियल है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक ही यूनिट अवेलेबल है, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ही है कहीं पे, और इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये ओपनिंग अपना कंटेन करके रखा हुआ है, तो कहते हैं भाई बेचारा अकेला है तो हम इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग बातें हैं, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा, बाइलेटरल। बट नहीं, आपको इसमें असिमेट्रिकल याद रखना है। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वेरियस सिमेट्री ये शो करने का काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सिमेट्री में बच्चों को मैं कहती हूँ कि एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई ऑर्गेनिज्म तुमको कभी भी देखने से, जैसे बॉल होता है ना, बॉल फुटबॉल, वैसा अगर ग्लोबुलर अपीयरेंस शो करे तो एक बात समझ जाना कि उसके पास रेडियल सिमेट्री है। क्योंकि मात्र एक सर्कल ही ऐसा है जिसमें, अब एक सर्कल अगर आप देख रहे हैं तो इसी में मात्र ये खूबी है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई और कंडीशन हो ही नहीं सकती। सोच के देख लीजिए, एक सेंटर है, सेंटर से पास होते हुए आप कितने भी प्लेन से इसको कट करके देख लीजिए, सही में आप इसको टू इक्वल हाफ में इजिली डिवाइड कर सकते हैं, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, जो अभी भी मैंने आपको सिखाया है ना। तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल बोलते हैं, अभी अभी जस्ट सिखाया मैंने आपको। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, ये देखिए रेडियल निडारियंस में दिखिएगा आपको सिलेंट्राटा जो है, तीनों फोड़ा आपको ग्लोबुलर बॉल जैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, उसमें होगा। उसके सीधा चले जाएंगे इकाइनोडर्म्स में, जो कि स्टारफिश को, सी अर्चिन वगैरह को कैरी करने का काम करेगा, बस। बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में बायलेटरल 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 आपको भर देना है और याद रखना है, हमेशा ऑर्गेनिज्म को याद रखना है और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलोम के बारे में, नेक्स्ट क्राइटेरिया, व्हाट इज सिलोम। तो सिलोम के बारे में हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी। सिलोम मतलब क्या हो गया, बॉडी कैविटी, है ना। तो सबसे पहले जो एस्केलमेंथस है यहाँ पे, ये तो भाई कितने साल पूछा गया ना, आप सोच भी नहीं सकते इसको। एक बार चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे तक, कहीं किसी में भी गलती से भी स्यूडोसिलोमेट नहीं लिखा हुआ। बच्चों को मैं कहती हूँ सीरीज तुमको याद ही है, शुरू से लेके अब भाई, जब एस्केलमेंथस स्यूडोसिलोमेट है, मतलब कि यहाँ पे कुछ पाउचेस होते हैं जो फॉल्स अपीयरेंस शो करते हैं, किसकी तरह, सिलोम की तरह, बट वो रियल सिलोम होता नहीं है, तो उसको स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। इसके बाद वाले सारे सिलोमेट हो जाएंगे और शुरू वाले पहले वाले सारे में सिलोम एब्सेंट हो जाएगा, बस इतनी सी स्टोरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आता है सेगमेंटेशन। भाई सेगमेंटेशन जो है ना, वो सिर्फ दो फाइलम शो करेंगे, ठीक है। अगर आपको रटने से बचना है तो एक बार आपको क्या करना है, अर्थवॉर्म की बॉडी जो है ना, वो एनालाइज करना है। मतलब उसको याद करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे किस चीज के बारे में, किस रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये अर्थवॉर्म देख रहे हैं, एक देखिए, हाँ ये रहा इमेज आपके सामने, ये है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएंगे, आपने जब भी अर्थवॉर्म को देखा होगा तो आपको दिखा है ना कैसे बाहर से बॉडी सेगमेंट्स दिखते हैं, यस और नो, देखा है आपने, देखा है। सारे बच्चों ने देखा है ना, देखा है सबने। एक ही बच्चे की बस आवाज आती है मुझे, बाकी बच्चों को लगता है नींद आ रही है अभी। एक आपने कहा देखा, अर्थवॉर्म में देखा, और एक सेगमेंटेशन जो है आपको कहाँ दिखिएगा, कुछ इंसेक्ट्स में दिखता है। कहाँ दिखता है आपको, कुछ इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है सेगमेंटेशन। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सेगमेंटेशन जो है वो कहाँ नजर आएगा आपको, सेगमेंटेशन सिर्फ आपको दो ही फाइलम में दिखा, वो भी पूछा जाए बेस्ट किसका है,
सबसे अच्छा किसका है? ये देखिए कॉकरोच है यहाँ पे, तो इसके पास भी यहाँ पे जब आप ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए क्या है, ये सेगमेंटेशन है, क्या है ये सेगमेंटेशन है, क्या है ये सेगमेंटेशन है, क्या है ये सेगमेंटेशन है। तो हमें सिर्फ 2 फाइलम में ही सेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है, बाकी आपको कहीं भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो सबसे अच्छी मैम बात है। फॉर डाटा में वो गलत लिखा है ना, उसमें तो प्रेजेंट लिखा है ना। नहीं, क्वाड डाटा पता है क्यों लिखा है ये आपको? ये बाहर से सोच के नहीं लिखा है, बच्चे भी कहते हैं मैम इसने क्यों लिख दिया यहाँ पे प्रेजेंट। इसने ना जो सेगमेंटेशन लिखा है ना वो आपका वर्टिब्रल कॉलम याद करके लिखा है, समझ गए? वर्टिब्रल कॉलम जो है ना, जो सारे वर्टिब्रा जो एक सीरीज में अरेंज है, एक जैसा एक जैसा एक जैसा, उसको याद करके इसने क्या किया है यहाँ पे क्वाड डाटा में प्रेजेंट लिखा है, ठीक है। और वैसे बेसिक जो आपको याद करना है वो क्या है, दो ही के पास है। एक आपके पास एक्सटर्नली वाला जो, अब आपकी बॉडी को अगर बाहर से देखा जाए, सेगमेंटेशन है आपकी बॉडी में? नहीं ना। तो मैम लेकिन अगर आप अर्थवर्म को देखते हैं और ऑर्थ्रोपोडा को देखते हैं तो सही में दिखता है आपको बाहर से, अभी भी शो करा मैंने आपको, है ना। तो ये गलत भी नहीं कर सकते इसको, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इन दोनों की तरह सही बोल दें हम इसको। तो ये इसने क्या किया है, बट क्वेश्चन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। देन आपके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये बच्चों वाले पॉइंट आ गए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पता है इनकम्प्लीट किसको बोला जाता है? जैसे मैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको पढ़ाऊंगी जिसके पास सिंगल ओपनिंग होगी, जब सिंगल ओपनिंग होगी तो हमारे पास एक ही वर्ड बचता है उसको बताने के लिए। जैसे इसको देखिए, इसके पास सिंगल ओपनिंग है, हम क्या बोले इसको? आपकी तरह माउथ है ना, तो है नहीं इसके पास। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, इंजेशन इजेशन दोनों के लिए, तो हम लोग उसको कहते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। और जब उसमें 2 ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाए तब हम लोग उसको कहते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो कंप्लीट अगर एक बार एस्केलमिंथस से स्टार्ट हो गया तो सब में कंप्लीट ही चलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है, स्यूडोसिलोमेट एकमात्र कौन है? एस्केलमिंथस। सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसने कंटेन करा? एस्केलमिंथस ने, ठीक है। और उसके बाद एनेलिडा से लेके आगे तक जो कंप्लीट स्टार्ट होगा तो कंप्लीट ही चलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट 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 एब्सेंट, एस्केलमिंथस तक एब्सेंट ही चलेगा। लेकिन जो एनेलिडा आपके पास आएगा, जिसको भी अर्थवर्म बिलोंग कर रहा था, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बच्चों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वहां से जो स्टार्ट होगा एनेलिडा से, तब से लेके आगे तक चलता 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 रहेगा। लेकिन जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये एनेलिडा में भी नहीं है, याद रखेंगे। इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ जाइए, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ऑर्थ्रोपोडा से मिलेगा। और डिस्टिंक्टिव फीचर जो है ये हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम तक समझ आया आपको सारे बच्चों को? यस मैम। है ना? चलिए, बहुत समझ लिया आपने। अब फटाफट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपके पास, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी यही होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देखिए, फाइलम का नाम आपको नहीं मेंशन किया रहेगा। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस रेडियल सिमेट्री? होमोसेपियंस आपका नाम है, फेरेटिमा पोस्थुमा अर्थवर्म है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच है, सी अर्चिन इकाइनोडर्माटा है। तो किसमें हो जाएगा? में हो तो yes। हाँ, तो इकाइनोडर्माटा को बिलोंग करता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गोल मटोल सा बॉल सा स्ट्रक्चर, ये सी अर्चिन है। क्या ये सी अर्चिन है? तो एक बार अगर आप ऑर्गेनिज्म को पहचान गए तो पहचानने के बाद एनिमल किंगडम के क्वेश्चन में मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं तुम्हारे पास कितनी आईज है, कितने हैंड्स हैं, कितने लेग हैं, तो गलती करेंगे इसमें? नहीं ना। बच्चे कहते हैं मैम हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हम गलत करके आते हैं एग्जाम में। गलत तब होगा, हमेशा मेरी बात याद रखिए, जब आप उस ऑर्गेनिज्म को नहीं पहचान रहे हैं, जब आपने समझ के नहीं पढ़ा है, तब मिस्टेक होगा। नहीं तो मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं। अभी आपने देखा कि भाई, हमने देखा ये सी अर्चिन जो है ऐसा दिखता है, ठीक है। आप मिस्टेक करेंगे, कभी गलती होगी, कभी पहचान गए सी अर्चिन को ना, ऐसे बॉल जैसा बहुत सारे जब भी दिखेगा आपको तो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर शो करता है। अगर सी अर्चिन की जगह पे स्टार फिश होता तो स्टार फिश टिक करते, उसके पास भी रेडियल सिमेट्री होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ये होते हैं ना गाइनोडर्म्स,
इसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एडल्ट होने के बाद रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ूंगी मैं। हो गया। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब बताइए, ये आप आंसर कर सकते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन किसका होगा? मतलब समझ रहे हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन का? हेमिकॉर्डाटा नहीं होता। काइटिनस एक्सोस्केलेटन का मतलब नहीं समझ रहे आप लोग? मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है। हाँ बस बस बस, उसके बाहर के बॉडी के बाहर की जो कोटिंग है वो किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, काफी रेसिस्टेंट है और ऑर्गेनिज्म को नेचर में रेसिस्टेंस प्रोवाइड करके काफी हेल्प करता है। तो इनमें से किस में पाया जाएगा? सोच के देखिए। काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन है वो कॉकरोच का बना होता है। मतलब कॉकरोच में काइटिन का बना होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे कॉकरोच है, दैट इज पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। कौन सा है यहाँ पे? पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आप तो कंफ्यूज नहीं करेंगे? नो मैम। ऑप्शंस डिफरेंट थे बट ये क्वेश्चन पिछले साल के नीट के एग्जाम का है। ऑप्शंस अलग था, ऑप्शंस तो मैंने यहाँ पे खुद से लिखे हैं, बट आंसर वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब देखिए, मैम बी ऑप्शन किसका एग्जांपल है, एक बार बताएंगे? सी अर्चिन, इकाइनोडर्माटा का है। नहीं मैम, बी वाला। फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थवर्म है। मैम वही तो होगा। है ना, वही आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपके पास? अर्थवर्म होगा। तो फेरेटिमा पोस्टुमा सबको याद हो गया कि अर्थवर्म है ये? याद हो गया? यस मैम। याद कर लिया आपने? क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, आपसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड पूछे जाएंगे। आज तक की हिस्ट्री में ना, जब कभी भी नीट का क्वेश्चन पूछा गया, चेक कर लेंगे उठा। फाइलम के नेम से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे कई गुना ज्यादा क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्पल बेस्ड पूछे गए। एग्जाम्पल रख के ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। उसी से चेक होता है कि भाई जब बच्चा पढ़ाई कर रहा था तो उसने कितने डेप्थ में जाके वहां पे पढ़ाई करी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फेरेटिमा पोस्टुमा, और ये क्या है? अर्थवर्म। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं समझ आया? एक बार रिप्लाई करेंगे उधर से। अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मैं समझाऊंगी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन समझ आया सारे बच्चों को क्या होता है? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ नहीं आया तो रिप्लाई करेंगे, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, अभी अभी जब मैंने आपको अर्थवर्म शो करा था ना, तो आपने क्या देखा था कि अर्थवर्म की बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स थे।
और जितने सेगमेंट हैं उनको आपस में हम मेटामेयर्स बोलते हैं, मतलब एक यूनिट दूसरी यूनिट ऐसे ऐसे करके वो क्या है, सबके सब मेटामेयर्स हैं। और सेगमेंटेशन का मतलब तो आप जानते ही कि बाहर से उसकी बॉडी ऐसी दिखती है कि उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये देखिए, बाहर से ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे सेगमेंट आपको शो कर रहा है, अंदर से नहीं होता ये सेगमेंट, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। बट बाहर से आपको ये ऐसा अपीयरेंस जरूर शो कर रहा है जैसे इसकी बॉडी में कितने सारे, ये देखिए, सेगमेंट्स अवेलेबल है ना। अगर मैंने यहाँ पे इस एक यूनिट को बोला तो इसकी ये एक यूनिट है मेटामेयर, और एक जैसा अपीयरेंस मतलब रिपीटेड है ये यहाँ पे, तो हम लोग इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? जैसा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मोस्ट एडवांस नर्वस सिस्टम। अब ओके। इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता आपको, होमोसेपियंस क्या हो जाएगा, आपका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। आप लोग कॉपी में लिखते चलेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन जरूर करेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे सेव कर रही हूँ, तो मैं अंडरलाइन नहीं कर रही, आप करते चलेंगे जब कॉपी में करेंगे। फिलहाल तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। विच फाइलम पोजेस ट्यूडोसिलोम, बोलिए आंसर बोलिए। एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा इसका एस्केलमेंथस। साधारण नेम, कॉमन नेम इनका क्या है, हम लोग इनको राउंड वर्म्स कहते हैं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर अपीयरेंस देता है, इसकी वजह से। अब ये जो मैं आपको क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं ये भी नहीं बोल रही आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट तो खैर है ही, ये सब के सब पास्ट ईयर के क्वेश्चन से चेक करने में मिल जाएगा। विच फाइलम पोजेस ट्यूडोसिलोम, तो आपके पास एक ही आंसर है यहाँ पे, दैट इज एस्केलमेंथस। इसको छोड़ के और कोई फाइलम ऐसा है ही नहीं जिसके पास ट्यूडोसिलोम प्रेजेंट हो। अब एक और चीज ये है, उधर से किसी का माइक अनम्यूट रह गया, म्यूट करेंगे उसको। दूसरी बात ये है कि जो स्यूडोसिलोम यहाँ पे ये एस्केलमेंथस शो कर रहा है, तो इसके पहले वाले, इसमें एक, मैंने आपको तो एक लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन छुपा हुआ है इसी में, कैसे देखिए। अब एक बार इस चार्ट को एनालाइज कीजिए, ये जो मैंने शुरू में समझाया आपको, उसमें आपने अगर एक याद कर दिया ना कि एस्केलमेंथस जो है इसके पास स्यूडोसिलोम है और ये स्यूडोसिलोमेट है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जेलीफिश में क्या होगा, सिलोम इज एब्सेंट, सिलोम इज प्रेजेंट, स्यूडोसिलोम इज प्रेजेंट, तो बन गया ना एक क्वेश्चन। तो कैसे याद करेंगे, आप याद करेंगे, अच्छा स्यूडोसिलोमेट जो था एस्केलमिंथस था, सिलेंट्राटा उसके पहले आता है, इसका मतलब इसमें सिलोम एब्सेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसके बाद के जितने भी मेंबर्स होंगे सब के सब सिलोमेट होंगे, हमेशा इस ट्रिक को याद रखेंगे। तो जो आपके पास यहाँ पे स्केल और पैरामीटर है सिलोम को याद करने का, वो एक ही है, एस्केलमिंथस को अपने ब्रेन में प्रिंट कर लेंगे कि ये एकमात्र ऐसा किंगडम है जो कि स्यूडोसिलोमेट है। याद हो गया सबको, है ना? अब देखिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देती हूँ। Then identify the organism
with true Siloam. ए ऑप्शन में मैंने लिख दिया टीनो प्लानो, बी ऑप्शन में मैंने लिख दिया जेलीफिश, सी ऑप्शन में मैंने लिख दिया स्पॉन्जिला, डी ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका स्पाइडर। डी होगा। हाँ, क्या होगा? क्योंकि टीनो प्लाना टीनोफोरा को बिलोंग करता है, उसमें भी नहीं होगा। जेलीफिश सिलेंट्राटा को बिलोंग करता है, उसमें भी नहीं होगा। स्पॉन्जिला फर्स्ट पैटर्न, हाँ आपका है पॉलीफेरा, उसको बिलोंग करता है, उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग कर देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्पाइडर तो ऑर्थोपोडा का। हाँ हाँ हाँ, ऑर्थ्रोपोडा का, क्योंकि एस्केलमिंथस के आगे चला गया तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा एस्केलमिंथस के आगे चला गया तो सिलोम होगा। जो जो एस्केलमिंथस से आगे का है, मतलब इवोल्यूशन की सीरीज में जो एस्केलमिंथस से नए हैं, सबके सबके पास क्या होगा? सिलोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसी से एक डेंजरस क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम यहाँ पे कर देंगे। अब ऑप्शन का भी सब ऑप्शन कर देंगे इसमें। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स विद रेडियल सिमेट्री, ऐसे हो गया। ठीक है, फिर ये ऑप्शन है आपके पास, और फिर ऑप्शन का भी हम लोग सब ऑप्शन क्या कर देंगे। देखिए ए में मैंने कर दिया ओनली डी, बी में मैंने कर दिया ए एंड बी, सी में मैंने कर दिया बी एंड सी, डी में मैंने कर दिया ऑल ऑफ द अबव। अब हो गया ना ऐसे क्वेश्चंस। ये फॉर्मेट है रियल फॉर्मेट जो है, जिसमें बच्चे का टाइम वेस्ट हो, ये वाला फॉर्मेट है। ऑप्शन का भी सब ऑप्शन होगा आपके पास। अब ए देखिए, एंड बी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए ऐसे एनालाइज करेंगे। स्पाइडर क्या है? इसके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। याद कीजिए, स्पाइडर आपने देखा है, एक ही हाफ से आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर स्पॉन्जिला सकते हैं। तो कोई हाँ, ये हो नहीं सकता, ये पॉलीफेरा है, ये भी नहीं हो सकता। जेलीफिश में रेडियल सिमेट्री होगी, और क्योंकि ये टीनोफोरा को बिलोंग करता है तो टीनोप्लाना में भी रेडियल सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपके पास? ए एंड बी, सो बी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। आंसर इज ए एंड बी, ऑप्शन बी है। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। यस। हो गया।
फाइलम पॉरीफेरा। इस इमेज को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें एक भी लेवल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पॉरीफेरा के बारे में जब बात करी जाए तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, शुरू में लोगों ने इसको प्लांट समझा था, ठीक है। मैं अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछूं ना कि अगर आपको एक पॉरीफेरा नजर आ रहा है या पॉरीफेरा दिख रहा है तो ये कैसा नजर आ रहा है, प्लांट जैसा दिख रहा है, एनिमल जैसा दिख रहा है, तो कोई भी बच्चा जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल यही आंसर करता है कि क्या है ये, हमें कैसा दिख रहा है, ये हमें प्लांट जैसा दिख रहा है। उनको कैसा लगेगा, ये प्लांट जैसा दिख रहा है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज रेफर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पॉलीफेरा को आंसर करते हैं। रीजन क्या है, सो देखिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख के पहचानने की कोशिश कीजिए। ये पॉलीफेरा आपके पास, अब ऑब्वियस है हमारे सामने भी अगर ये अवेलेबल हो, जिसने बायो नहीं पढ़ी हो, उससे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो यही बोलेगा कि ये किसी दूसरी स्पीशीज का प्लांट लग रहा है, क्योंकि ये नीचे एक बेस के साथ अटैच है। जिसके साथ कोई ऑर्गेनिज्म अटैच होता है उसको, जो नॉन लिविंग किसी भी चीज के साथ वो ऑब्जेक्ट अटैच हो, उसको हम लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम। तो ये जिससे अटैच है हमने उसका नाम रख दिया सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो ये जो एक सिंगल पॉडीफेरा है ना, मैं आपको इसका बॉडी प्लान सिखाने जा रही हूँ। मात्र आप थोड़ा सा लेक्चर सुनेंगे 5 मिनट, उसके ऊपर 100 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चेक करके देख लीजिएगा, सॉल्व करके कभी बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम 100 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे बात निकल के सामने आती है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बहुत इजीली दिख रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स ओनली वन ओपनिंग। इसके पास सिर्फ एक और मात्र एक ही ओपनिंग है। जो एक ओपनिंग आपको यहाँ पे इसके पास नजर आ रही है, ये जो आपको सिंगल ओपनिंग यहाँ पे इसके पास दिख रही है, इसको हम लोग ऑस्क्यूलम कहते हैं। बन गया क्वेश्चन, क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऑस्क्यूलम कहते हैं। मैं आपसे सीधा ऑप्शन में नहीं लिखूंगी नेम। बच्चे कहते हैं, जैसे कई बार क्लास में बच्चे कहते हैं मैम आप ऑप्शन नहीं देते हैं। तैयारी तो वो नीट की कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन पेपर दिया विदाउट ऑप्शन, आंसर लिखो इसमें। क्योंकि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, हाँ, अगर आइडेंटिफिकेशन जैसे भी आपने सारे क्वेश्चन किए हैं वो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड था, आपको एग्जाम्पल्स चेक करने थे, तो वैसे तो आपको एग्जाम्पल लिख के करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आप टच नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अगर मैंने क्वेश्चन लिखा कि मेंशन द टर्म फॉर द सिंगल ओपनिंग इन पॉडीफेरा, द आंसर इज ऑस्क्यूलम, ठीक है। फिर आपको इसके बॉडी के बाहर ना ये बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ ये ऐसे पोर्स नजर आ रहे हैं और साइड वाइज इसको ऐसे बताया गया। तो बॉडी के बाहर जो आपको यहाँ पे पोर्स नजर आ रहे हैं, इन पोर्स को मतलब होल्स को हम लोग ओस्टिया कहते हैं। अगर आपको प्लूरल बोलना है तो आप ओस्टिया बोल सकते हैं, अगर आपको सिंगुलर बोलना है तो आप ऑस्टियम बोल सकते हैं। बच्चों को ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया में बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर हम लोग बात करते हैं सिंगल ओपनिंग के बारे में, दैट इज ऑस्क्यूलम, और जो बॉडी पोर्स हैं दैट आर ऑस्टिया। याद रहेगा, जो बॉडी पोर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं, ठीक है। और जो सिंगल ओपनिंग है दैट इज ऑस्क्यूलम। हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इसके अंदर का जो वॉल है उस पे देखना ध्यान से स्टार्ट करें तो ऑब्वियस है, जैसे आपके पास अपना खुद का सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, जिससे आपकी बॉडी को शेप वगैरह मिल रखा है, उसी तरीके से इसका भी भले ही अभी छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म है जैसा भी है, लेकिन भाई इतना तो है ना कि अगर आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब आज मैंने आपको बता दिया तो इतना तो है ही है कि आज के बाद आप जब भी इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ये तो पॉलीफेरा है। इतना तो कम से कम पहचान ही सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अमीबा की तरह इरेगुलर शेप लेके ऐसे ऐसे बदलता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी इसने अपना शेप अक्वायर करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इसके पास भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका अपना सिस्टम होगा जो इसको प्रॉपर यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके इनर वॉल पे जो सेल्स हैं जिन्होंने इसको लाइन करके रखा हुआ है उनको हम लोग क्वानोसाइट्स कहते हैं। ये जो है, जैसे मान लीजिए रेड वाला आपको दिख रहा है कि इनर वॉल जो है
इसने यहाँ पे लाइन करके रखा हुआ है, तो उसको हम लोग कोएनोसाइट्स का नाम देंगे, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स का ही दूसरा नाम और करके मैं लिख देती हूँ, कोएनोसाइट्स का ही दूसरा नाम कॉलर सेल्स। इसमें घबराएंगे नहीं। क्या क्वेश्चन होगा? द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ पॉरीफेरा। सीधा आपको आंसर करना है कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, जो भी ऑप्शन में उसको टिक कर देना, ठीक है। अब इसका जो वाटर करंट का जो प्लान है बॉडी का, तो उसमें सवाल ये उठता है कि जो पानी का मूवमेंट है, क्योंकि ये बेचारा इतना ज्यादा लो लेवल का ऑर्गेनिज्म है कि सवाल ही नहीं उठता। अब आपने बोला कि हाँ ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा ट्रू मैकेनिज्म नहीं है, और देखने में भी आपको कैसा दिख रहा है ये, तो नजर ऐसा आ रहा है कि ये प्लांट लाइक है। तो एक इसमें चीज क्या होती है जिसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा आता है कि वाटर किधर से किधर मूव करेगा, वैसा क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। सिंपल सी एक बात याद रखनी है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, थोड़ा ब्लर है बट ठीक है, समझने के लिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पॉरीफेरा का बॉडी प्लान है, ऐसे बीच में से कट करके आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे जो वाटर के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन होगा और ऑस्किलम के थ्रू बाहर जाएगा। क्या बोला मैंने बोला ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन होगा, ऑस्किलम के थ्रू बाहर जाएगा। ऑस्टिया से इन, ऑस्किलम से आउट, ऑस्टिया से इन, ऑस्किलम से आउट। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको चार ऑप्शंस थे, हाँ पूछा जाएगा। एक में लिखा हुआ था वाटर इन भी करेगा ऑस्किलम से, आउट भी उसी से हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ था ऑस्किलम से इन करेगा ऑस्टिया से। भाई सही में चार ऑप्शन एक जैसा लगेगा देखने में, तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ही। आपको मात्र एक चीज यहाँ पे याद, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर मूवमेंट आपको बताया गया है कि ऑस्ट्रिया के थ्रू यहाँ पे वाटर इन कर रहा है और बाहर किधर से जा रहा है, ऑस्किलम के थ्रू आउट हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, समझने के लिए कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए, तो मैं यही चीज आपको यहाँ पे बोल रही थी कि ये जो वॉल, इसकी इनर लाइनिंग जो है वो किसका बना हुआ है? यहाँ पे कॉलर सेल्स का बना हुआ है। फिर जब हम लोग बात करते हैं, अभी अभी आपने देखा कि ये जो पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा के बारे में एक और चीज यहाँ पे अराइज होती है कि ये अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करेगा, है ना। नंबर के बारे में जब आप सोचना स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ना चैप्टर 1 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में जब बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वहां पे फर्स्ट चैप्टर में जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, आपको एक पेज दिया हुआ था जहां पे क्लेमाइडोमोनास है, एक आपको वहां पे पॉलीफेरा बना हुआ है, सारी चीजें वहां पे बनी हुई है। तो उसमें आपको एक बेसिक चीज वहां पे सिखाई गई है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से उसका खुद का जो नंबर है, मतलब उसकी स्पीशीज का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियस है किसी भी फाइलम को जब आप पढ़ेंगे तो उसके रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये जो आपको पॉलीफेरा यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड होगा, अगर हम असेक्सुअली की बात कर रहे हैं। अगर सेक्सुअली की बात हम लोग करें तो ये गेमेट फॉर्मेशन भी करता है। और एक और जो सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे चौंकाने वाली, वो ये है कि इतना लोअर ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी इसका फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये मैं एक लिख देती हूँ क्योंकि ये सब में ही पूछा जाएगा। क्लास क्राइटेरिया में मैंने अभी नहीं बताया आपको। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या ऐसे कर देती हूँ, डेवलपमेंट दो ही तरह का है। एक है आपका डायरेक्ट, क्योंकि ये ना कुछ सुन के टर्म भी ऐसा नहीं है कि बच्चा समझ जाए किस बारे में बात करी जा रही है। डेवलपमेंट कुछ और ही समझ लेते हैं, बॉडी डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं। इस वजह से बच्चे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कंफ्यूज करते हैं। पहला तरीका है कि आपको लिखा हो बुक्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट ये है कि आपको लिखा हो डायरेक्ट डेवलपमेंट।
और एक आपको लिखा हो डायरेक्ट डेवलपमेंट। सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा है, इसका मतलब है उस ऑर्गेनिज्म में जरूर कोई लार्वल स्टेज हो। लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। अभी शॉर्टकट में इतना ही याद कराऊंगी, एक में प्रेजेंट कर देंगे, एक में एब्सेंट कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या करा, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, यहाँ कर दीजिए लार्वल। अब आपका डेवलपमेंट कैसा है, लार्वल स्टेज तो नहीं था, आपका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, क्योंकि लार्वल स्टेज नहीं है। जब कोई लार्वल स्टेज पाया जाता है तब हम लोग उसको कहते हैं कि उसमें क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उल्टा होता है, एब्सेंट तो डायरेक्ट, प्रेजेंट तो इनडायरेक्ट। बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें भी। डायरेक्ट वाले में लिख के आते हैं लार्वल स्टेज होगा, इनडायरेक्ट वाले में लिख के आते हैं लार्वल स्टेज नहीं होगा। इनडायरेक्ट में नो याद कर लेते हैं, डायरेक्ट में यस याद कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा और डायरेक्ट में लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हाँ, मैं एक और चीज आपको बता रही थी जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी। आपके पास ना एक और डायग्राम था, इस डेवलपमेंट वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ये रहा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इस पेज की बात कर रही थी सबसे, कि एक पेज आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में दिया, फर्स्ट चैप्टर, जो कि अभी डिलीटेड है, बट आपके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। डिलीटेड का मतलब ये नहीं है कि वो आपके सिलेबस से गायब हो गए, एक्चुअली वो पोर्शंस कहीं ना कहीं पे था, इसलिए उसको हटाया गया। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए, आपके ऑप्शन में लिख दिया जाए क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, स्पॉन्जेस, और पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद जिम्यूज, तो किसको टिक करेंगे, पॉलीफेरा या स्पॉन्जेस? इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी ये क्या कर सकता है, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है, इसका सेक्शुअल स्कोर है, ठीक है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिलहाल हम लोग स्पॉन्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पेनिसिलियम का कोनिडिया और क्लेमाइडोमोनास का जूस कोड, ये तो मैंने काफी टाइम्स आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए आप फटाफट क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन मैं लिखूंगी, उधर से तुरंत आंसर आना चाहिए, क्विक। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिंगल ओपनिंग इन, इसी से करके वन बाय वन करके सारे एग्जांपल्स भी याद कराते जाते हैं। साइकन, SYCON, तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो साइकन है ना, ये पॉलीफेरा है। एग्जाम में नहीं लिखा होगा पॉलीफेरा, मैं अभी लिख देती हूँ आपके लिए। चलिए आंसर बोलिए क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड, ऑस्क्यूलम। नेक्स्ट, नेम अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसके लिए आपको स्पॉन्जिला, जो मैं तब से बोल रही हूँ ना, वो याद रखना पड़ता है, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जहां बैठे हैं 5 टाइम्स रिपीट कर लीजिए। अब क्योंकि एक टॉपिक है छोटा सा, तो ऑब्वियस है कि अगर इतने पीछे के पास्ट ईयर्स में जाना स्टार्ट करेंगे तो हर साल अगर ऑल्टरनेट करके भी पूछा जाए तो एक एक करके तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जिसकी वजह से सारे के सारे यहाँ पे आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में स्पॉन्जिला याद रखेंगे। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, मतलब ऐसे पानी में भी पाया जा सकता है जहाँ पे सैलिनिटी क्या है, लो है, उसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि स्पॉन्ज पूरा का पूरा डेड हो गया, डिटैच हो गया सबस्ट्रेटम से, तो कैसा दिखता है, वो पोरस दिखता है। तो उसको क्या करते हैं लोग, ऐसे पानी में से निकाल लेते हैं
कैटल्स वगैरह को नहाने में यूज करते हैं उसका, तो उसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना नेम ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, उसी तरीके से एक और यहाँ पे लिख लीजिए, नेम ऑफ बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जी आपको याद रखना चाहिए, याद रहेगा। बाथ स्पॉन्ज किसको बोलेंगे हम लोग? यू स्पॉन्जिया को बोलेंगे। हाँ, हमेशा याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। यस मैम। देन give the term for body pores in spongilla। अब बोलिए फटाफट। ऑस्ट्रिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऑस्ट्रिया। हाँ, एक और चीज उसमें जो जैसे इन करते के साथ जो उसकी कैविटी है ना, ठीक है, तो उसकी कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्ज कैविटी के लिए सिलोन तो बन गया स्पॉन्जोसील। गिव द टर्म फॉर कैविटी। अब स्पॉन्ज लिखा जाएगा तो बच्चा तो पकड़ ही लेगा, स्पॉन्जोसील। अगर स्पॉन्ज लिख दिया मैंने यहाँ पे, पॉलीफेरा लिख दिया, तो जानबूझ के आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, एग्जाम्पल लिख दिया जाता है, साइकोन। गिव द टर्म फॉर कैविटी इन साइकोन। स्पॉन्जोसील नाम है इसका। स्पॉन्जोसील। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? यस मैम।